हरे कृष्णा मेरे छोटे बाल गोपालो, आपका अपने ही YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन SST में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक पेपर को देखने वाले हैं। यह जो क्वेश्चन पेपर है यह मॉडल पेपर है। इसमें से आपके कुछ प्रश्न आ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपको अपने स्तर पर भी तैयारी करनी है। तो आपका जो अर्धवार्षिक पेपर होगा वो 2.5 घंटे का होगा और आपका पूर्णांक 50 अंक का होगा। ओके मेरे बाल गोपालो, एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मुझे उम्मीद है छोटे बाल गोपालो आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लोगे। तो चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर। तो देखो मेरे छोटे बाल गोपालो, जो आपके ये MCQ है ये आपके एक एक अंक के आएंगे। तो ऐसे आपके 8 आ सकते हैं, तो हम इन्हें अब देखेंगे। तो देखो मेरे छोटे बाल गोपालो, हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? जो जैन धर्म है ना उसके 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे, हमें ये बताना है। तो देखो मेरे बाल गोपालो, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महावीर। जो महावीर स्वामी थे वे जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। तो मेरे बाल गोपालो आपको समझ में आ गया होगा। एंड हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है बच्चों, देखो महान स्नान घर निम्न में से किस शहर में मिला है? जो महान स्नान घर है ना वो किस शहर में मिला है, हमको ये बताना है बच्चों। तो देखो मेरे छोटे बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सा मोहनजोदड़ो में महान स्नान घर मिला है। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है बच्चों। देखो छोटे बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की ग्राम स्तर की संस्था को कहते हैं? जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसकी ग्राम स्तर की संस्था को क्या कहते हैं बच्चों? तो देखो बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन आ ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, सरकार का काम है। तो बच्चों सरकार का काम क्या है, हमें ये बताना है। देखो जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या बोल रहा है, देश की सीमा की सुरक्षा करना। ऑप्शन बा बोल रहा है कानून बनाना। ऑप्शन सा बोल रहा है विदेशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना। और हमारा ऑप्शन दा बोल रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। हमारे सरकार के काम ये चारों ही हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दा उपयुक्त सभी, ठीक है बच्चों। देखो मेरे छोटे बाल गोपालो, हमारा अगला प्रश्न है, छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, हमें ये बताना है बच्चों, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सा लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इसको आप देख लेना, इसको आप लिख लेना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो देखो बच्चों, आपको पता है पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो इसका आंसर दो। तो देखो बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन वा 24 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है बच्चों। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं आप बताना, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? देखो बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है। जो कोटा और बूंदी जिले हैं वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन आ हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जो भारत का पहला वायसराय कौन था बच्चों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आ लॉर्ड कैनिंग। कौन था बच्चों? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है बच्चों। इसे आप देख लेना। तो इसी प्रकार से हमारे जो सभी MCQ थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सत्य और असत्य छांट कर लिखने हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको जो कथन सत्य लग रहा है उस पर आपको टिक करना है और सत्य लिख देना है। अगर आपको कोई कथन गलत लग रहा है तो आप ऐसा चिन्ह कर देना, या आप असत्य भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हम इस प्रश्न को, 9वें प्रश्न को। तो देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, क्या है, महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। जो हमारे महावीर स्वामी थे उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था क्या, और वे जंगल में रहते थे क्या 30 वर्ष की आयु में? तो बताओ बच्चों, आप इसका अच्छे से आंसर दे सकते हो। तो देखो बच्चों, ये सही है, आप इसके सामने सत्य लिख देना, ठीक है बच्चों।
महावीर स्वामी ने 30 वर्ष के बाद अपने घर को छोड़ दिया था और भी जंगल में रहने गए थे। ठीक है बच्चों। एंड हमारा देखो बच्चों अगला प्रश्न है, गांव के लोग चोरी, दुर्घटना, मारपीट और झगड़े की रपट अपने गांव के पटवार घर में लिखवा सकते हैं? तो आपको बच्चों देखना है, गांव के लोग चोरी, दुर्घटना, मारपीट और झगड़े की रपट अपने गांव के पटवार घर में लिखवा सकते हैं क्या? तो बच्चों नहीं लिखवा सकते, ये गलत है। जो गांव के लोग हैं या शहर के लोग, कहीं के भी लोग चोरी, दुर्घटना, मारपीट और झगड़े की रपट सिर्फ और सिर्फ पुलिस थाने में लिखवा सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसके सामने आप गलत का चिन्ह लगा देना और इसमें असत्य लिख देना। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये सत्य है या असत्य है बच्चों, बताओ। तो देखो बच्चों ये सत्य बात है। जो शुक्र ग्रह है ना उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो आप इसके साथ सत्य लिख देना और टिक का निशान लगा देना। ठीक है, सही का निशान लगा देना। तो देखो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, प्रारंभिक युग प्रशस्त्र युग था। जो प्रारंभिक युग था वो प्रशस्त्र युग था। तो देखो बच्चों ये एकदम सही है। जो प्रारंभिक युग था वो प्रशस्त्र युग था, वो पाषाण युग था। तो आप इसके सामने सत्य लिख देना और सही का निशान भी लगा देना। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक समझ गए होंगे मुझे आशा है। तो मेरे छोटे बाल गोपालों, अच्छे बच्चों की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। तो देखो बच्चों हमारे जो एक एक अंक के MCQ थे और सत्य असत्य थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे 10 से और 19 तक प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। ठीक है बच्चों। अब हम 10 से और 19 तक के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 2-2 अंक के आते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों हमारा जो 10वां प्रश्न है वो है, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? 2 अंतर लिखो। जो महाजनपदों के राजा थे और ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न है, कोई 2 अंतर लिखने हैं। तो देखो मैं बच्चों बता देता हूँ। तो देखो बच्चों जो ऋग्वेद के राजा थे ना वो बड़े महलों में और बड़ी राजधानियों में नहीं रहते थे, जबकि महाजनपदों के राजा बड़ी राजधानी बसाते थे और बड़े महलों में रहते थे। तो आपका एक अंतर तो हो गया। एंड दूसरा अंतर है, जो ऋग्वेद के राजा थे ना वो स्थायी सेना नहीं रखते थे। ठीक है, वो टेम्परेरी ही सेना रखते थे, जबकि महाजनपदों के राजा स्थायी सेना रखते थे और बड़ी सेना रखते थे। वे महाजनपदों के राजा अपनी सेनाओं पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करते थे। तो ठीक है बच्चों, ऋग्वेद और महाजनपदों के राजाओं के 2 अंतर स्पष्ट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, और आप अपनी नोटबुक में देख लेना। तो देखो बच्चों हमारा जो 11वां प्रश्न है वो है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? जो खेती करते थे वो एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, पता है बच्चों आपको? क्योंकि बच्चों जो खेती करने वाले लोग थे ना वो एक ही स्थान पर इसलिए रहते थे क्योंकि वो अपनी फसलों को अच्छे से तैयार कर सके और अच्छे से अपनी फसलों का ध्यान रख सकें। ठीक है बच्चों, वो अपनी फसलों में पानी देते थे, बीज बोते थे और उनका ध्यान रखते थे। इसलिए बच्चों खेती करने वाले लोग थे ना वो एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। ठीक है बच्चों। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है, पांडुलिपि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हमें बताना है कि जो पांडुलिपि है वो क्या है, हमें उसका अर्थ स्पष्ट करना है अच्छे से। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जिसे एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति मिलकर लिखते थे। ठीक है बच्चों, पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जिसे लोग अपने हाथों से लिखते थे। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, देखो पटवारी के कोई 2 कार्य लिखो। जो पटवारी है उसके कोई 2 कार्य लिखने हैं। तो देखो बच्चों हर एक पंचायत में एक पटवारी होता है। पटवारी का कार्य क्या है पता है बच्चों? देखो बच्चों पहला कार्य है जमीन को नापना। जो हमारे गांव में खेतीबाड़ी होती है ना, खेती की जमीन होती है उसे पटवारी नापता है। ठीक है बच्चों, तो पहला काम है पटवारी का जमीन को नापना। एंड सेकंड काम है पटवारी का जमीन की देख रेख करना कि सरकारी जमीन गांव में किस तरफ है और प्राइवेट जमीन कौन सी है। तो पंचायत की सभी जमीनों की देखरेख करना ही पटवारी का काम होता है। ठीक है बच्चों, कोई 2 ही कार्य लिखने हैं पटवारी के। ओके बच्चों। तो देखो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, उसकी उपलब्धि क्या थी? जो महिला मताधिकार आंदोलन है वो क्या है और उसकी उपलब्धि क्या थी? तो देखो बच्चों जो महिला मताधिकार आंदोलन था वो ये था कि, तो देखो बच्चों
महिलाओं को पहले वोट डालने का कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ आदमी ही वोट डालते थे। तो इसके विरुद्ध हमारे भारत में और अन्य देशों में भी आंदोलन हुए कि क्यों भाई, महिला भी तो इसी समाज में रहती हैं, महिलाओं को भी तो होना चाहिए वोट डालने का अधिकार, आदिम आदमी को क्यों है। तो महिलाओं ने आंदोलन किया, सड़कों पर उतरी महिलाएं। जब हमारे भारत में, अन्य देशों में, सभी देशों में फिर महिलाओं ने आवाज उठाई, फिर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार बाद में मिल चुका था। ठीक है बच्चों, तो यही था महिलाओं का एक आंदोलन। और इसकी उपलब्धि क्या थी? तो इसकी उपलब्धि थी कि भाई उसके बाद जो आंदोलन हुआ उसके बाद महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिल गया और सभी को पता चल गया कि यार महिला तो बहुत शक्तिशाली है और एकजुट हो जाए। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप इसे कर देना। आप तो देखो बच्चों, आपको 2 अंक मिल जाएंगे, आप लिख देना, आप ऐसे ही मैंने बोला है जो। ठीक है, एंड देखो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? जो हमारा भारत है उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहते हैं? तो देखो, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, हमें पहले वो जानना पड़ेगा। मतलब धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों को एक समान मानना, किसी भी धर्म को बड़ा या छोटा नहीं मानना। ठीक है बच्चों, तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? तो देखो बच्चों, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे भारत में अनेक धर्म है, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, कितने सारे धर्म है ना, पारसी है, सभी धर्म है। परंतु हमारे देश में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं माना गया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सरकार की नज़रों में सभी धर्म एक हैं, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। ठीक है बच्चों, और सभी लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को छोड़ सकता है और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। धर्म की शिक्षा लेने का पूरा पूरा अधिकार है, इसीलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रतीक किस प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? ठीक है बच्चों, इसे तो आप अपनी बुक से देख लेना। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रह और तारे में कोई 2 अंतर लिखिए। तो भाई हमें ग्रह और तारों में कोई 2 अंतर बताने हैं बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, मैं पहला अंतर बताता हूँ। जो तारे हैं ना, वो रात में टिमटिमाते हैं। आप रात में देखना, अपनी छत पर जाकर तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह है ना वो टिमटिमाते ही नहीं है। आपने चंद्रमा को देखा ना, वो कभी टिमटिमाता है? वो लाइट की तरह लुप्त जुप होता है क्या? नहीं होता है। जबकि जो हमारे तारे हैं वो रात में कभी बंद होते हैं और कभी उजाला करते हैं एक साथ। जो तारे हैं वो रात में टिमटिमाते हैं और ग्रह हैं हमारे, वो रात में नहीं टिमटिमाते। ठीक है बच्चों, हमारा एक अंतर हो गया, जो तारे हैं वो रात में टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। हमारा दूसरा अंतर है, जो तारे हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं और जो ग्रह है ना वो छोटे से होते हैं, छोटे से बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो 2 अंतर स्पष्ट हो चुके हैं। हमारा पहला अंतर है, जो तारे वो टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं है, और दूसरा अंतर है, तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं जबकि ग्रह आकार में छोटे होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, डूनांड के बारे में आप क्या जानते हैं? जो डूनांड है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखो बच्चों, मैं बताता हूँ। जो डूनांड क्षेत्र है वो राजस्थान का क्षेत्र है। इसमें जयपुर, दौसा, अलवर जिले शामिल हैं। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, देखो बच्चों, हमारा प्रश्न है, ताम्रपत्र किसे कहते हैं? इससे क्या जानकारी मिलती है? तो भैया ताम्रपत्र किसे कहते हैं और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है बच्चों? तो बच्चों देखो, इसका आंसर, ताम्रपत्र किसे कहते हैं? तांबे की चद्दर का वह टुकड़ा जिस पर प्राचीन काल में अक्षर खुदवाकर दानपत्र या प्रशस्ति पत्र आदि लिखे जाते थे, वह ताम्रपत्र कहलाता है। तो ठीक है बच्चों, पहले तांबे की चादर होती थी, उसका एक टुकड़ा होता था और प्राचीन काल में उसमें अक्षर को खुदवाकर दान पत्र या प्रशस्ति पत्र आदि लिखे जाते थे, वही ताम्रपत्र कहलाता था। ठीक है बच्चों, तो मेरे छोटे बाल गोपालों, हमारे 1 से लेकर और 19 तक के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो बच्चों, अब हम देखेंगे 20 से और 25 तक के प्रश्नों को, जो कि 3-3 अंक के हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, हमारा 20वां प्रश्न है, कालीबंगा पुरास्थल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में क्या है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं को लिखिए।
तो आपको इनका आंसर अपनी नोटबुक में देख लेना है। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? जो हड़प्पा के लोग थे उनके लिए धातु, लेखन और पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? तो ठीक है बच्चों, इसका आंसर आपको अपनी नोटबुक में देख लेना है। एंड हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, वो क्या है? पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है, वर्णन कीजिए। जो पाषाण काल है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, हमें उसका वर्णन करना है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आपको अपनी नोटबुक में से देख लेना है। एंड हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, ग्राम पंचायत के कार्यों तथा उसकी आमदनी के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। जो ग्राम पंचायत है उनके कार्यों तथा उसकी आमदनी के स्रोतों का उल्लेख करना है हमें। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं, चित्र बनाकर समझाइए। अथवा पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, हमारा 25वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। आपके लिए एक भारत का नक्शा दे दिया जाएगा, आपको उसमें जयपुर, आगरा, दिल्ली को दर्शाना है। ठीक है बच्चों। और इसके अथवा में भी है बच्चों, आपको अथवा में देखो ये ऐसा दे दी जाएगा, समूह ए और बी, आपको इसमें मिलान करना है। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, मैं आपको 25वां प्रश्न को समझा देता हूं। ठीक है बच्चों, इसको आपको नक्शे पर बता देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हम भारत के मानचित्र पर आ चुके हैं। आपके एग्जाम में ऐसा नक्शा आ सकता है। ठीक है बच्चों, भारत का। तो इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस भारत के नक्शे में हमें सबसे पहले जयपुर को दर्शाना है। जयपुर कहां पर है, आपको पता है जयपुर कहां पर है? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। ठीक है, चलो बताइए कहां पर है। तो देखो बच्चों, मैं बताता हूं जयपुर कहां पर है। ठीक है बच्चों। तो जयपुर है, जो अगर जिस बच्चे को राजधानी याद होंगी उसे पता है कि जयपुर कहां पर है। किस किस बच्चे को राजधानी पता है, अच्छे से बताना। ठीक है बच्चों। तो मैं बता रहा हूं, देखो बच्चों, जयपुर है ना, वो यहां पर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है बच्चों। ठीक है। तो आपको मैं बताता हूं आपको कैसे बनना है। आपको ऐसे चिन्ह करके थोड़ा पॉइंट बनाकर, ठीक है बच्चों, कहीं पर भी लिख देना, राजस्थान में पर लिख देना। ठीक है, ऐसे पॉइंट बनाकर बच्चों। ठीक है, और आपको साइड में जयपुर लिख देना है। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा मोटा लिख रहा हूं, आपको छोटा लिखना है। ठीक है, जयपुर ऐसे। और दूसरा था हमारा आगरा। तो आगरा कहां पर है बच्चों? तो देखो बच्चों, हमारा जो आगरा है ना, वो इस जगह पर है। आगरा कहां पर है हमारा? इस जगह पर। तो देखो बच्चों, हमारा जो आगरा है ना, वो इस जगह पर है। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, इस जगह पर है हमारा आगरा। तो आपको आगरा भी ऐसे लिख देना है। और आगरा, मैं तो थोड़ा मोटा लिख रहा हूँ, आपको छोटे छोटे अक्षरों में अच्छे से आगरा को लिख देना है। ठीक है, ऐसे। उत्तर प्रदेश में है आगरा। ठीक है, जिला है एक उत्तर प्रदेश का। तो देखो बच्चों, हमारा जो अगला था वो था दिल्ली। तो दिल्ली कहां पर है बच्चों? ये छोटा सा जो है ना, छोटा सा, ये आपकी दिल्ली है। ये छोटा सा दिल सा है, जो छोटा सा ना, ये आपकी दिल्ली है, छोटा सा बिल्कुल गोले के बीचों बीच में है ना, वो आपकी दिल्ली है। ठीक है, आपको दिल्ली पर टिक लगा देना है। तो मैं बताता हूँ कैसे आपको दिल्ली को दर्शाना है। तो ठीक है बच्चों, ऐसे दिल्ली को आप दर्शा देना। मेरी तो राइटिंग ऐसे ही है, तो आपको अच्छे से दिल्ली को दर्शा देना है। ठीक है बच्चों, हमारा जो जयपुर था वो इस जगह पर था, राजस्थान में। और हमारा जो आगरा था वो इस जगह पर था। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश में। तो जो जयपुर, आगरा और दिल्ली है वो एक ही स्थान पर है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मानचित्र। तो बच्चों, हमारे जो प्रश्न है वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बच्चों, इस चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंडों तक पहुंचाना है इस वीडियो को, जिससे आपके फ्रेंड भी आपको धन्यवाद कह सकेंगे। ठीक है बच्चों, आपके बहन भाई 6th 7th 8th 9th 10th किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपको उन्हें इस चैनल के बारे में जरूर बताना है। ठीक है बच्चों, हमने बहुत सारी मेहनत की है। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
और मेरे छोटे बाल गोपालों, सर्दी में अच्छे से बच के रहना, ठीक है बच्चों। सर्दी बहुत जोरों से पड़ रही है, ठीक है बच्चों।